हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले रीज़न है इसके करंट अफेयर्स, जो कि हमारे अक्टूबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमने कंप्लीट कर रखी थी। पॉलिटी की 2 टॉपिक बची हुई है, आज इसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहली है यहाँ पे ग्लोबल प्रोटेस्ट और सेकंड है यहाँ पे टेलीविज़न रेटिंग। तो ग्लोबल प्रोटेस्ट बहुत सारे कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है। तो क्या रीज़न है, क्या चैलेंजेस होता है, और प्रोटेस्ट को लेकर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी देखेंगे हम लोग। और टेलीविज़न रेटिंग की बात करेंगे, टीआरपी की बात करेंगे मेनली, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे ये आरोप लग रहा था। मेनली यहाँ पे जो रिपब्लिक इंडिया है उनके, रिपब्लिक भारत है उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा था कि वो गलत तरीके से जो है टीआरपी अपनी बढ़ा रहे हैं। तो डिटेल में देखेंगे ये सारे आर्टिकल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज आपके लिए कोई क्वेश्चंस नहीं है, बस मेंस की क्वेश्चन है, ऐसे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। ये जब मैं कंप्लीट कर लूँगी तो कल आपके लिए पूरी तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेकर आऊँगी। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, जैसे कि इलेक्शन के ऊपर हमने देखा था लास्ट लेसन में। उसी तरीके से कुछ और भी यहाँ पे टॉपिक देखेंगे। एफसीआरए से ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछा गया है यूपीएससी में, तो क्या क्वेश्चंस है वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आइए मेंस की क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आर्टिकल पे आते हैं। तो ये आज के लिए आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे कि कमेंट अपॉन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक एंड सजेस्ट अ फ्यू पॉलिसी मेजर्स टू एड्रेस दिस चैलेंज। यानी कि पूरी तरीके से मैं कोविड-19 से और इकोनॉमिक से पूछ रही हूँ, क्योंकि हम लोग देखे थे योजना मैगजीन जो नवंबर मंथ की है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे बताना है कि किस तरीके से कोविड-19 से क्या इम्पैक्ट हुआ है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताना है, और क्या पॉलिसी लेना चाहिए सरकार को, और सरकार क्या पॉलिसी ले रही है जिससे कि ये चैलेंजेस को जो है हम लोग एड्रेस कर सके। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप लोग को सोच के बताना होगा, क्योंकि ये बहुत ही डाइवर्स तरीके से लिखा जा सकता है क्वेश्चन। और कोविड-19 आपको पता है कि इतना जल्दी जाने वाला भी नहीं है, 2021 में भी ये खिंचाएगा। तो ये एक्सपेक्ट लेकर चलिए कि अगर आप लोग 2020 में मेंस लिख रहे हैं तो फिर तो आपको ये प्रिपेयर करना ही है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर 2021 में भी आप मेंस लिख रहे हो ना, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करके चलिए। ठीक है, 10 मार्क्स की ये क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में लिखना है। बहुत सारे बच्चे बहुत लेंदी आंसर लिख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा शॉर्ट करने का कोशिश कीजिए। कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बनाइए। इस तरीके से आप लोग जो है अपने जो पैराग्राफ में आप लिखते हो उसको डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट में आप लोग कन्वर्ट करके इसको शॉर्ट कर सकते हो। लेंदी आंसर मत लिखिए। अभी आप लोग रूम में बैठ के एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लिखते हो तो आराम से 15-20 मिनट में लिखते हो, बट ट्रस्ट मी वहाँ आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। आपको 7 मिनट 8 मिनट में एक क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना स्पीड में लिखना है और कितना कम लिखना है। तो 150 वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होते और बहुत कम भी नहीं होते, एक मॉडरेट होता है। बट आप लोग जिस तरीके से आंसर लिखते हो वो बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ आप लोग इन्फॉर्मेशन ही ठूस रहे हो। तो वैसा काम मत कीजिए, आप लोग थोड़ा मॉडरेट आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। काफ़ी शानदार भी बहुत बच्चे लिख रहे हैं। बस वही चीज़ है कि यही सारी चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कुछ बच्चों की इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों की कंक्लूजन में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चों के पास फैक्ट्स फिगर नहीं होते हैं तो उनके बॉडी में प्रॉब्लम होती है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे इवेलुएट करते हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस मीन्स यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज़ में अगर जुड़ना चाहते हैं 2021 के लिए, तो आप लोग इस पर हमें मेल कर सकते हैं, आपको प्रोसीजर यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, और हाँ, आप लोग जो है डेली कमेंट, जो कम्युनिटी टैब होता है मेरे चैनल पे, जो रिसोर्स पॉइंट में आप लोग जब विजिट करते हो तो उसमें कम्युनिटी टैब होता है, वहाँ पे जाकर आप लोग देखिएगा। मैं डेली शाम में कोशिश करूँगी एथिक्स की एक केस स्टडी वहाँ पे पोस्ट करो, तो उसकी आंसर आप लोग यहाँ पे भी भेज सकते हो। हमारा जो अलग से ये टेस्ट सीरीज़ चलता है तो उसमें आप टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आप भेज सकते हो, वो भी आपका इवेल्यूएट हो जाएगा। लेकिन केस स्टडी को ज़रूर उसको प्रिपेयर कीजिए। 25 मार्क्स की एक क्वेश्चन आती है, अचानक से आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक प्रैक्टिस ही करते करते आप लोग समझ पाओगे कि किसी भी केस स्टडी को कैसे टैकल करना है। तो अल्टरनेट डेज में या फिर रेगुलर बेसिस पे आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक तो मैं कल ही अपलोड कर दी थी, उसे उसका ज़रूर आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए। जो भी अच्छा लगता है उसका आंसर देने का कोशिश कीजिए, फिर मैं कोशिश करूँगी कि टेलीग्राम में भी उसकी प्रॉपर आंसर मैं आपको बताऊँ। ठीक है, चलिए इतनी बातें हो गई, अब हम लोग आर्टिकल पे आते हैं। तो 7th ये आर्टिकल है ग्लोबल प्रोटेस्ट। तो देख लेते हैं रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है। और मेनली ये जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट मतलब क्या, जैसे कि आप लोग देखते हो कि सरकार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई थी, तो बहुत सारे लोग जो है निकल कर आ गए थे। मेनली कुछ कम्युनिटी के लोग ही निकल कर आए थे, लेकिन बहुत लोगों का बहुत तरीके का प्रॉब्लम था। तो प्रोटेस्ट मतलब कि आपको अगर सरकार के द्वारा कोई भी पॉलिसी अगर लाई जा रही है वो आपको नहीं पसंद है, आपको लग रहा है कि कोई बड़े पैमाने पर इशू है, या फिर यहाँ पे आपका इनइक्वालिटीज़ लेकर आया जा रहा है, या फिर कोई और भी इशू इससे अराइज हो रहा है, तो आप लोग बेशक है आप
आप लोग को ये अधिकार है कि आप लोग रोड पे निकलो, सड़कों पे निकलो, सरकार का प्रोटेस्ट करो, निंदा करो, ये बिल्कुल आपको जो है अधिकार है हमारे कंट्री में। लेकिन ये दूसरे कंट्री में भी इसी तरीके का अधिकार आपको देखने को मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सरकार कुछ भी जो है अपना पॉलिसी लेकर आ जाएगी और आप लोग के ऊपर थोप देगी और आप लोग को वो मानना ही पड़ेगा। आप लोग बाउंड नहीं हो, हमारे कंट्री के सिटीजन्स स्पेशली बाउंड नहीं है कि सरकार की चीज़ों को हम लोग माने। अच्छा लगता है तो सारी चीज़ें एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन नहीं अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी और बढ़ेगा या फिर अनएम्प्लॉयमेंट निकल कर आएगा। कोई भी चीज़ जो हमारे कंट्री के लिए अच्छी नहीं है, हमारे इंसानों के लिए अच्छी नहीं है, हमारे बीइंग अ सिटीजन हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो उसको उसको आप लोग जो है विरोध दिखाने के लिए आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो यही चीज़ें बहुत सारे कंट्रीज़ में देखने को मिला कि बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के विरोध वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। ग्लोबल प्रोटेस्ट अगर ट्रैकर की बात करूं तो इनके द्वारा ये बताया गया है कि अनफेवरेबल कंडीशंस देखने को मिला है प्रोटेस्ट के लिए। मास डिमॉन्स्ट्रेशंस जो है वो स्टार्ट हो गया, जिसके कारण बहुत सारा जो है आप देखोगे कि पास्ट मंथ में ये जो प्रोटेस्ट की जो कहानियां हैं वो बढ़ते जा रही थी। कुछ और कंट्री में किसी और रीज़न के लिए देखोगे, कुछ और कंट्री में किसी और रीज़न के लिए देखेंगे। आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यूएस में अगर हम लोग देखें तो 100,000 ऑफ पीपल्स जो है, यानी कि 2000 से भी ज़्यादा लोकेलिटीज़ अगर आप कंट्री के देखोगे तो वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? एक ब्लैक अमेरिकन को मारने के कारण, जिनका नाम था यहाँ पे जॉर्ज फ्लॉयड। तो जॉर्ज फ्लॉयड की यहाँ पे उनको मार देने के कारण उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी कि कैसे वहाँ के जो कॉप्स थे, अमेरिका के जो कॉप्स थे, वो यहाँ पे ब्लैक अमेरिकन को कैसे मारे थे। और साथ ही साथ यहाँ पे ब्रेनो टेलर जो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उनको मार दिया गया था, जानबूझ के नहीं मारे थे, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है वहाँ पे। आप आज भी देखोगे कि अमेरिका में ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है, गोरे काले का भेद वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो अक्सर यहाँ पे देखा गया है कि जो काले लोग होते हैं, जो काले अमेरिकन होते हैं, बेसिकली वो अफ्रीका से आते हैं लेकिन वो अमेरिका में बस जाते हैं, तो उनको ब्लैक अफ्रीकन्स कहा जाता है। तो इन ब्लैक अफ्रीकन्स को पुलिस लोग, जो वहाँ की जो कॉप्स होते हैं ना, उनको पुलिस कहते हैं। जो अमेरिका के कॉप्स होते हैं वो गोरे होते हैं, तो वो काले लोग के साथ जो है ना बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं। जैसे आप लोग ने वीडियो भी देखा होगा कि कैसे उनके गर्दन नेक के पास जो है पैर रखे थे, उनसे उनकी जान चली गई थी, ये जॉर्ज फ्लॉयड की। तो इसलिए इन दोनों बंदे की यहाँ पे जो है मर जाने के कारण ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिला यूएस में। और आप लोग देख रहे थे कि बहुत लाखों के तादाद में लोग जो है रोड पे उतर आए थे। इसी तरीके से अगर कोलंबिया की बात करें तो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो भी 2019 के नवंबर से ही चल रहा था। और क्यों चल रहा था? कि जो यहाँ पे इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल रिफॉर्म किया जा रहा था कोलंबिया में, तो उसके अगेंस्ट में। जैसे आज हमारे कंट्री में आपने देखा कि डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया, तो चाहते तो लोग जो है वो सड़कों पे निकल सकते थे, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे जो है बर्बाद हो गए। आप लोग समझते हो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को होता है हमारे कंट्री में, जो डेली खाते हैं डेली कमाते हैं, जो डेली काम करते हैं डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, है कि नहीं? तो उनका जो काम होता है वो कैश में चलता है, उनको पैसे भी कैश में मिलते हैं। तो 500 और 1000 की नोट अचानक से बंद कर दिया गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ था। बट फिर भी हमारे कंट्री में इस चीज़ को मैनेज किया गया, समझा गया, लोग इसको समझे और बहुत अच्छे तरीके से सरकार को कॉपरेट भी किए। इसी तरीके से आप देखोगे कि जीएसटी भी लाया गया। तो जीएसटी भी लाया गया जो कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म था हमारे कंट्री के लिए। हम लोग चाहते तो रास्ते पे उतर आते थे कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, हमारी जीडीपी अच्छी नहीं है, वैसे भी हम लोग के यहाँ पे आप देखते हो कि ग्लोबल वैल्यू चेन हमारी उतनी अच्छी नहीं है, और इस तरीके का इकोनॉमिक रिफॉर्म लाएंगे तो ये एकदम वाजिब सी बात है कि हमारी इकोनॉमी डाउन होगी, हमारा ग्रोथ डाउन होगा, लोगों को समझने में और समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मे बी इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन हाँ लोग सड़कों पर उतरे नहीं थे, है कि नहीं? चाहते तो उतर सकते थे। तो इसी तरीके का एक बहुत बड़ा रिफॉर्म जो है कोलंबिया में देखने को मिला, जो कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म थे। अब वहाँ के लोग भड़क गए कि नहीं उनको ऐसा नहीं चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में लोग बाहर निकल गए थे। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में क्या हुआ था कि अपोजिशन पार्टी सब एक साथ आ गए थे, और जो पब्लिक डिसकंटेंट है, यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी, पावर कट किया जा रहा था, बिजनेस को बंद किया जा रहा है, दूसरे इकोनॉमिक मिजरी हो रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सही से नहीं चल रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा है, लोगों की डिमांड जो है कहीं बढ़ जा रही है कहीं घट जा रही है। तो बहुत तरीके से जो है पाकिस्तान में अफरा तफरी हो गया है। वैसे भी पाकिस्तान की हालत तो वैसे ही सुस्त थी, ऊपर से कोविड-19 ने आकर जो है पाकिस्तान को जो है और भी ज़्यादा गरीब बना दिया है। तो पाकिस्तान में बहुत तरीके की प्रॉब्लम है, तो लोग इससे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए कि कुछ भी सही से नहीं चल रहा है, और ये जो इमरान खान है इनसे तो पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। पहले जो थोड़ा बहुत भी सही कंडीशन था, इनके आने के बाद तो वो सारी चीज़ें डूब गई। तो इसलिए पाकिस्तान के लोग भी भड़क गए और निकल गए रास्ते पे और इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे। तो ये 3 कंट्री का बेसिकली दिखाया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी आप देखोगे कि थाईलैंड में भी यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, थाईलैंड में भी प्रोटेस्ट हो रहा था।
और भी कंट्रीज़ है जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, बट बेसिकली यहाँ पे 3 कंट्री के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, रीज़न क्या है इस तरीके का ग्लोबल प्रोटेस्ट का? सबसे पहला है कि सोशो इकोनॉमिक इशू निकल कर आता है। कोई भी आप देखो कि कोई भी कंट्री हो, जैसे आप इंडिया ही ले लो, तो सबसे पहले जो सरकार यहाँ पे बिल लेकर आती है, कानून लेकर आती है, तो सरकार का क्या मतलब होता है? अगर कोई भी बिल लेकर आ रहे हैं, जैसे आप समझिए कि फार्म्स बिल के लिए कितने सारे किसान जो है पंजाब और हरियाणा के सारे रोड पे निकल कर आ गए थे। क्यों निकल कर आ गए थे? क्योंकि उनको एक तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, दूसरा उनको लग रहा था कि उनको उनका जो है हक ख़त्म हो जाएगा, अब प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, उनका जो है एपीएमसी मार्केट जो है मंडी वो ख़त्म हो जाएगा, अब यहाँ पे बिज़नेस की तरह देखा जाएगा। तो बहुत तरीके का जो है ना मिस इन्फॉर्मेशंस वो भी क्रिएट हो रहा था, और जो फार्मर्स थे वो नहीं चाह रहे थे कि इस तरीके का रिफॉर्म लाना। एग्रीकल्चर रिफॉर्म इतने आसानी से इतने तुरंत नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, थोड़ा लोगों को समझाना चाहिए, थोड़ा लोगों को बताना चाहिए कि ऐसा काम किया जा रहा है, लोगों का व्यू भी लेना चाहिए, पब्लिक डोमेन में उस बिल को रखना चाहिए, उसके ऊपर जो है अच्छी तरीके से बात हो, विचार हो। तो ये सारी चीज़ें होकर अगर कानून बनती है तो समझ में आता है। लेकिन एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो लाया गया वो अचानक से लाया गया, और ये जो 3 बिल लाया गया था उसके उसके ऊपर आपने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा जो है किसान वाले नाराज़ हो गए थे, किसान भाई। तो ये चीज़ें हुई हमारे कंट्री में, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यही बात है कि कंट्री की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को देखना चाहिए। अब आप देखिए कि हमारे कंट्री में इलिटरेसी इतना ज़्यादा है कि कोई भी बिल लाते हैं तो सर अगर लोगों को भड़काना है तो आप भड़का सकते हो आराम से। अगर आप देखो कि ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल लाया गया, 3 जो यहाँ पे फार्म बिल लाया गया, उनके अगर एक्चुअली आप अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि सरकार इसके नेगेटिव में लेकर आ रही है, ऐसा फार्मर्स के नेगेटिव में ये आपका बिल नहीं लाया गया है। लेकिन हाँ, भड़काने वाले अपोजिशन वाले जो है वो आराम से जो है किसान लोग को जाकर भड़का दिया, और भड़क गई, सारे लोग जो है बाहर निकल गए। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सरकार को, हमारे जैसे कंट्री में जो है जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको पहले समझाना चाहिए, डोमेन में लाना चाहिए, तभी ऐसा करना चाहिए। एकाएक कुछ भी काम कीजिएगा अचानक से एट वंस, तो वो जो है ना लोग उनको समझ नहीं पाते हैं, और उसको पचा भी नहीं पाते हैं। साथ ही साथ आप यही देखिए क्या हुआ कि ग्रीस में जो है अचानक टैक्स बढ़ा दिया गया। वहाँ पे तो छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी टैक्स लगता है, लेकिन सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे लोग जो टैक्स देते हैं तो वो अचानक से बढ़ा दिया गया। फिर उसके बाद ऑस्टेरिटी पॉलिसीज़ लाया गया यूके में, और इंडिजिनस राइट लाया गया चाइल्ड में। ये भी आप देखे थे कि चाइल्ड में बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट हो रहा था। नाइजीरिया में क्या हुआ कि सब्सिडी को ख़त्म कर दिया गया, और वेजेस इशू देखने को मिला साउथ अफ्रीका में कि वेजेस यहाँ पे लेट मिल रहा है, देर से मिल रहा है, महिलाओं को तो वेजेस भी कम दिया जा रहा है। कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो हाउसिंग प्राइसेस है इसराइल में वो भी यहाँ पे बढ़ चुका था। जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारे आप लोग देखोगे कि हर एक कंट्री का अपना एक इशू है, और उसी इशू को जो है ना पकड़ के जो है सारे लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। तो इंडिया में क्या इशू है? जेंडर बेस्ड वायलेंस इशू है। ठीक है, हम लोग जेंडर के ऊपर बहुत ज़्यादा ये हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। तो ये हर एक कंट्री की यहाँ पे प्रॉब्लम है। सेकंड जो रीज़न होता है इस तरीके का ग्लोबल प्रोटेस्ट का, वो है करप्शन। क्योंकि करप्शन आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा है, हर एक डिपार्टमेंट में आपको करप्शन देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपने आप में ही करप्ट होते हैं, वो करप्ट होते हैं। जो लॉ तोड़ते हैं वही लॉ, जो कानून को वैल्यू नहीं देते, जो कानून तोड़ते हैं वही कानून बनाने के लिए जो है जाके संविधान में बैठ जाते हैं। अब ये तो हमारे कंट्री का सिस्टम है, आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। कुछ तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छा खासा होना ही चाहिए, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ मुझे तो लगता है कि जो लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस अगर चल रहे हैं वैसे लोगों को क्यों हम लोग सांसद में भेजते हैं पता नहीं चलता। तो कुछ एक अच्छा सा कड़ा नियम होना चाहिए, बट कोई नहीं। करप्शन आप देखोगे कि हर एक जगह होता है, और करप्शन जो है ना बहुत ज़्यादा इस तरीके की सिचुएशन को ट्रिगर कर देता है। आप कब तक सहते रहोगे, कब तक बर्दाश्त करते रहोगे? जैसे रेलवे का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन सोचिए कि जितना भी स्टूडेंट्स ने तो बहुत ही अच्छा कमाल किया, जो रीट्वीट करते रहे, और ट्विटर्स में जो है धमाका हो गया था, तो उसके कारण सरकार की आंखें खुली। तो वो क्या था? वो जस्ट बिकॉज ऑफ करप्शन था। सरकार जो है लोगों से पैसा लेके, बच्चों से पैसा लेकर, जो बच्चे इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं उनके कैरियर को वाट लगा रहे हैं सरकार, और अपनी जेब भर रहे हैं, तो करोड़ों का उससे फ़ायदा हुआ था। तो वो सब क्या है? करप्शन ही है ना। साथ ही पॉलिटिकल फैक्टर्स तो बहुत सबसे ऊपर, अगर आप देखोगे कि ये ग्लोबल प्रोटेस्ट जो होता है ना, कहीं पे भी किसी भी कंट्री में प्रोटेस्ट होता है, वो उस कंट्री के पॉलिटिशियन के कारण ही होता है। कोई ना कोई पॉलिटिकल फैक्टर ही होता है जिसकी वजह से इस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर मीडिया प्लेटफॉर्म आ गया, इससे आप देखो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है कि नई नई चीज़ों को समझना, और न्यू टेक्नोलॉजीज़ जब भी आती है तो थोड़ा बहुत तो इश्यूज़ आपको कंट्रीज़ में देखने ही को मिलेगा। लीडरलेस जो प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट मूवमेंट आप लोग थाईलैंड में देखे थे। थाईलैंड में क्या था कि वहाँ के जो है गवर्नमेंट को हटाने के लिए 3 फिंगर्स जो है वो शो किया जा रहा था इस तरीके
तरीके से। तो थ्री फिंगर जो शो किया जा रहा था वो वहाँ पे क्या था कि डेमोक्रेसी लाने के लिए वहाँ पे मूवमेंट किया जा रहा था। तो थाईलैंड वगैरह में भी हुआ था, सेम एफर्ट जो है हांगकांग में भी किया जा रहा था। तो न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाने के लिए भी और मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसको भी हटाने के लिए, नया कुछ लाने के लिए डेमोक्रेसी सारे कंट्रीज चाहते हैं, सारे कंट्री के लोग चाहते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में वो लोग रहें जिसमें उनको भी एक समान अधिकार मिले, सरकार को भी कुछ ना कुछ राइट्स मिले, हक मिले, पावर मिले। तो इस तरीके का कंट्री सही रहता है। साथ ही यहाँ पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना, आप देखोगे कि पास्ट 2 से 3 डिकेड्स में 20-30 सालों में स्पेशली उस पार्ट्स में जो कि डेवलपिंग है और फॉर्मर कम्युनिस्ट वर्ल्ड रह चुका है, वहाँ पे सिविल सोसाइटी जो है ना पहले बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन आज की डेट में उसकी जो है ना कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है। तो उसकी ग्रोथ होने के कारण क्या है कि जनता एम्पावर हो रही है। अब जनता एम्पावर हो रही है तो जनता को जो है ना आपको अगर कोई कष्ट हो रहा है तो आपको पूरा राइट्स दिया जाएगा कि आप अपने कष्ट को बाहर निकालो और बताओ कि क्या आपको कष्ट हो रहा है। तो वही चीज़ें यहाँ पे लोगों को भी अब मिल गया है कि सरकार के अगेंस्ट में वो जो है बाहर आ जाते हैं तुरंत से। तो ये सारे कुछ रीजंस है जो कि ग्लोबल प्रोटेस्ट कराने का यहाँ पे हम लोग को मुद्दा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो करंट वेव ऑफ प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी कि हर एक कंट्री में आप देखोगे जब भी आप न्यूज़ चैनल खोल के बैठ जाओ तो आपको बस यही पता चलेगा आज यहाँ प्रोटेस्ट है, कल वहाँ प्रोटेस्ट है। अधिकतर जो है फॉरेन में आप प्रोटेस्ट देखोगे तो ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के लाखों के तादाद में बच्चे, महिलाएं और सारे पुरुष बाहर आ जाते हैं। लेकिन इंडिया के प्रोटेस्ट में आपको अधिकतर जो है ना मेल ही देखने को मिलेंगे, पुरुष ही देखने को मिलेंगे, महिलाएं तो बहुत कम है, बच्चे तो दूर की बात है। लेकिन बाहर के आप देखोगे कि फॉरेन कंट्री में जो प्रोटेस्ट होता है सबको ऐसा लगता है कि घर छोड़ के बाहर निकला है, इतने लाखों के तादाद में लोग आ जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी कुछ देखिए। मेन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे वर्ल्ड में आप जब ये चीज़ देखते हो कि इंडिया में कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इंडिया में डाइवर्सिटी है, इंडिया में बहुत बड़े मास नंबर पे जो है बहुत सारे कम्युनिटीज़ रहते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज के लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, अपना अपना खुद का ट्रेडिशन है, तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस डाइवर्सिटी में अब यही बात आती है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो। जैसे फैमिली में भी यही चीज़ें होती है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें सामने वालों को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर एक एक्टिविटी सबको पसंद आए, आपका हर एक बात आपके सबको पसंद आए। अब आपके जितने दोस्त हैं, अगर आप हर एक दोस्तों से ना अलग अलग तरीके की बात करते हो, क्योंकि हर एक दोस्त की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है। अगर आप एक ही जैसा बात करोगे और चाहोगे कि सारे दोस्त जो है आपकी बातों को अच्छा कहे और आपको अप्रिशिएट करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग आपके मुंह पे अच्छा कहेंगे, कुछ लोग आपके पीठ पीछे आपको बुरा कह के चले जाएंगे, कुछ लोग तो मुंह पे ही आपको गाली दे के चले जाएंगे। तो ऐसे भी होते हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा हर एक जगह पे। इंडिया में ही आप देखो कितना डाइवर्सिटी है, उसी तरीके से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर एक कंट्री में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम है, अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी है। लोकल ट्रिगर अगर हम लोग देखें, सबसे ज़्यादा जो आग लगाने वाला जो काम करते हैं ना वो लोकल लोग करते हैं। साथ ही साथ पॉलिटिकल डिसीजंस को अगर यहाँ पे पुट डाउन करना है तो उसके लिए जो है ना जो अपोजिशन पार्टी के जो लोकल पॉलिटिशियन होते हैं ना वो ऐसा काम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो लोकल ट्रिगर बहुत ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ जो लोकल ट्रिगर की अगर बात करें तो हर एक कंट्री की जो अपनी लोकल प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कुछ इकोनॉमिक कंसर्न को लेकर, कुछ पॉलिटिकल डिसीजन को लेकर, तो मेनली प्रोटेस्ट इसी से होता है। प्रोटेस्ट बड़े बड़े मुद्दों पे नहीं होता है, जैसे ग्लोबलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, हम लोग टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, इंटरनेट ऑफ थिंग है, बिग डेटा है, इसके ऊपर कभी भी प्रोटेस्ट नहीं होता है। प्रोटेस्ट होता है लोकल इशू पे, लोकल ट्रिगर पे, ठीक है। साथ ही साथ आप देखो कि एब्सेंस होता है, यानी कि जो पॉलिसी मैसेजेस होती है ना उसकी कमी होती है। पहले क्या होना चाहिए कि मैसेजेस लोगों तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन मैसेजेस नहीं पहुंचाया जाता है। और उसके बाद आप देखो कि ये जो प्रोटेस्ट होता है ना इसकी मैसेजेस आपकी कितनी देर तक चले जाती है। मतलब कि ये भी आप देख सकते हो कि जो फेक मैसेजेस आपका सर्कुलेट होता है वो 6 टाइम्स फास्टर होता है जो ओरिजिनल मैसेजेस होते हैं। तो मैसेजेस जो पहुंचाया जाता है वो यहाँ पे आपका सही तरीके से जो राइट मैसेजेस होनी चाहिए वो तो नहीं यहाँ पे ट्रिगर हो पाता है, बट जो गलत मैसेजेस होती है उसके वजह से भी आप देखो कि लोग जो है ना वो प्रोटेस्ट करते हैं। तो प्रोटेस्ट का एक रीज़न ये भी है आज के डेट में कि इतना ज़्यादा जो है ऑनलाइन सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट जो फेक न्यूज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है उसको यहाँ पे नहीं काबू कर पा रहे हैं। साथ ही साथ जो है ना फॉरेनर को यहाँ पे ब्लेम गेम हो रहा है। रिसेंट प्रोटेस्ट लीडर्स जो है ना वो यहाँ पे आप देखोगे कि ब्लेम कर रहे हैं फॉरेनर को कि जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना कि फॉरेन रोल जो है ना ये प्रोटेस्ट में ये हाईलाइट कर रहा है और डिफ़िकल्ट कर रहा है बहुत सारे लीडर्स को कि वो यहाँ पे अपने खुद के सिटीजन्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करें। अब देखो कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो निकल कर आया था उसमें भी यही चीज़ें बताई जा रही थी कि हमारे कंट्री के लोग जो है इतना परेशान नहीं है जितना फॉरेनर परेशान है, क्योंकि अफगानिस्तान बांग्लादेश से लोगों को यहाँ पे आना मना कर दिया गया था। तो वो लोग जो है ना हमारे यहाँ के
के लोगों को ट्रिगर कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ के लोगों को ये उकसा रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट करो, क्योंकि हमारा आना इंडिया में अब बंद हो रहा है, हमारा आना जो है रहना इंडिया में बंद हो रहा है। तो फॉरेनर को यहाँ पे ब्लेम किया जा रहा है एक्चुअली। साथ ही साथ बहुत सारे जो प्रोटेस्ट है ना, वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैंपेन्स नहीं होते, बट शॉर्ट लिव्ड होते हैं। जितना भी आप प्रोटेस्ट देखोगे वो तो शॉर्ट ही रहता है, बहुत लॉन्ग तो नहीं होता। अब शाहीन बाग की स्टोरी अलग है। शाहीन बाग में क्या हो रहा था दिल्ली में कि वो 4 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी मेन खासियत ये थी कि वहाँ पे सिर्फ विमेन प्रोटेस्ट कर रही थी। ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा हमारे कंट्री में मेजोरिटी में, लेकिन शाहीन बाग की एक अलग ही पहचान है, वहाँ पे विमेन ही कर रही थी। और भाई साहब आप ये तो देखो कि उन्होंने सारे रोड ब्लॉक कर दिए। मेन जो हाईवे था जो दिल्ली से नोएडा कनेक्ट होती थी, वो भी हाईवे वगैरह वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया था। पिछले 4 महीने से ऐसे ही हो रहा था, लेकिन सरकार की आंखें नहीं खुल रही थी। तो प्रोटेस्ट करने का तो एक अपना अपना तरीका होता है। अब सरकार भी वहाँ पे अलग ही तरीके से कह रही है कि आप लोग जंतर मंतर में जाके शांति से प्रोटेस्ट कीजिए। तो अगर जंतर मंतर में जाके शांति से प्रोटेस्ट करना है तो लोग प्रोटेस्ट ही क्यों करेंगे? प्रोटेस्ट का मीनिंग ही क्या होता है कि नहीं? तो यही चीज़ें होती है कि प्रोटेस्ट जो है वो अधिकतर आप देखोगे कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ महीने के लिए होता है, बाकी फिर वो ख़त्म हो जाता है। कंक्लूजन में यही बताया जा रहा है कि जो वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है 21 सेंचुरी में, ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है इस सेंचुरी की, वो बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक होगी। और जैसे कंट्रीज़ हम लोग देख रहे हैं जो डेवलपिंग है, पोस्ट कम्युनिस्ट वर्ल्ड है ना, वो यहाँ पे अपने वाइड स्प्रेड जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल करने के लिए वो लोग यहाँ पे आतुर हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, अब वो भी चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री हो। लोकतांत्रिक देश का यही फ़ायदा होता है कि वहाँ की सरकारें जो है लोगों के द्वारा चुनी जाती है, और लोग जिसको चाहते हैं उसको वोट करते हैं। वहाँ पे लोगों का भी राइट होता है और वहाँ की सरकार को भी पावर होता है। पूरी तरीके से इतना पावर नहीं होता है कि वो लोगों को कुचल के रख दे, लोगों को दबा के रख दे। तो मेन जो मुद्दा यहाँ पे निकल कर आ रहा है वो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन का निकल कर आ रहा है कि लोग चाहते हैं कि लोकतांत्रिक देश में वो रहे। ठीक है, तो ये पूरी बात रही यहाँ पे रिसेंट जो यहाँ पे प्रोटेस्ट की बात की जा रही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर मेंस आंसर राइटिंग में ऐसा लिखने के लिए कहे तो आप लिख भी सको। बहुत सारे कंट्रीज़ का आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने भी बहुत सारे कंट्रीज़ का यहाँ पे देखा क्या क्या इश्यूज़ है, और रीज़न देखें कि रीज़न आज की डेट में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ते जा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक देखें, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक भी बहुत बड़ी मैटर रखती है, और उसके बाद कंक्लूजन देखें। अब आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टेलीविज़न रेटिंग इन इंडिया। रिसेंटली क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा एक कमेटी बनाया गया, और उनके द्वारा ये रखा गया कि जो टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी है उनके लिए जो गाइडलाइन है उसको रिव्यू किया जाए कि क्या यहाँ पे टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी है, उसके लिए यहाँ पे गाइडलाइंस को रिव्यू करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया। 2014 में क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा कुछ पॉलिसी गाइडलाइंस बनाई गई थी टेलीविज़न रेटिंग एजेंसीज़ के लिए कि वो कैसे इंडिया में ऑपरेट होंगे। 2014 की जो गाइडलाइन थी वो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन ऑफ टेलीविज़न रेटिंग था, यानी कि हर एक टेलीविज़न जो है मीन्स जो चैनल थे वो अपना जो टेलीविज़न रेटिंग है ना वो अपना खुद ही रेगुलेट करेंगे। और इसके लिए जो इंडस्ट्री लीड बॉडी थी उसको यहाँ पे बार्क कहते हैं। बार्क कहने का मतलब है कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये एक ऐसा काउंसिल है जो कि देखती है कि कितना यहाँ पे जो है ना टेलीविज़न रेटिंग देने का काम इनका है, और ये जो है इसको मेज़र भी करती है। बार्क जो है ना टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट को, जिसको कि हम लोग टीआरपी कहते हैं, तो टीआरपी का आपको दो फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। एक जगह आपको टारगेट रेटिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगी, और दूसरी जगह टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट भी देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन दोनों यहाँ पे, डोंट बी कन्फ्यूज बिटवीन टू, दोनों यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट को यहाँ पे जो टीआरपी, जो हम लोग कह रहे थे कि टीआरपी की घपला हो रही है, तो टीआरपी को जो कैलकुलेट किया जाता है वो बार्क के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये जो कैलकुलेट किया जाता है एक मीटर होता है जिसको कि बैरोमीटर कहते हैं। जैसे कि आपके यहाँ अब आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो बिल आता है उसके लिए आपका स्मार्ट मीटर लगाया जाता है। हालांकि सब जगह वो नहीं लगा है, लेकिन हाँ फिर भी उसको कहते हैं मीटर, स्मार्ट मीटर, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो जनरेट होता है। इसी तरीके से टीआरपी को भी मेज़र करने के लिए यहाँ पे बैरोमीटर लगाया गया है। बार्क जो है इसके बारे में कुछ बेसिक देख लीजिए। इंडस्ट्री लीड बॉडी है जो कि यहाँ पे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज़र के द्वारा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन तीनों के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बार्क को। बार्क इंडिया के द्वारा यहाँ पे ऑपरेशन आप देखोगे तो 2015 से ये कमेंस किया गया है, और तब से ये सोल प्रोवाइडर है, यानी कि टीआरपी का हमारे यहाँ पे कमर्शियल बेसिस पे ये सोल प्रोवाइडर है। टीआरपी की अगर बात करूँ तो ये क्राइटेरिया है जिसमें कि ये इंडिकेट किया जाता है कि कोई चैनल और कोई प्रोग्राम कितना पॉपुलर है। टीआरपी आप देखते हो कि कलर्स की टीआरपी बढ़ गई, स्टार प्लस की टीआरपी ख़त्म हो गई, जब से एकता कपूर गई है तब से स्टार प्लस की टीआरपी डाउन हो गई। इस तरीके का आप लोग सुनते होंगे, क्योंकि पहले क्या था कि कसौटी थी, सास बहू थी, पता नहीं क्या क्या सीरियल थे उनकी।
एकता कपूर की, जिससे कि स्टार प्लस की टीआरपी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन आज की डेट में आप कलर्स की टीआरपी देखते हो, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सीरियल होते हैं, जैसे कि अच्छे अच्छे सीरियल मैं अपने हिसाब से नहीं बता रही हूँ, मतलब कि जैसा टीआरपी हाई है कलर्स का, और साथ ही साथ बिग बॉस की वजह से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है टीआरपी उसकी। और तो यही सारी चीज़ें आप देखते हो, सोनी वगैरह भी देखते हो, जिसमें कि कपिल है, कपिल शर्मा है, उसकी शो हो गई कि, और कौन बनेगा करोड़पति हो गई। तो उन सब से जो है टीआरपी बहुत अच्छा खासा होता है। अब ये टीआरपी होता क्या है? टीआरपी कहने का मतलब है कि जिस चैनल का टीआरपी बेटर होगा, उसको जो है ना कम सेकंड के लिए एडवर्टीजमेंट के लिए पैसे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। मान लीजिए कि जैसे कलर्स का, अच्छा अब मैं यहाँ पे कलर्स वगैरह की क्यों बात कर रही हूँ, बात हो रहा है न्यूज़ चैनल का। जैसे कि आप लोग देखो कि आज तक है, और साथ ही साथ रिपब्लिक भारत है। तो रिपब्लिक भारत का जैसे टीआरपी बहुत ज़्यादा था, वो दिखा रहे थे कि वो नंबर 1 पे आ चुके हैं, आज तक को पीछे छोड़ दिया है, ऐसा दिखाया जा रहा था। जस्ट बिकॉज क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत में उन्होंने तो पूरा एंटरटेनमेंट कर दिया उनकी, तो उन्होंने जो है, मैं क्या कहूँ उस चैनल के बारे में। लेकिन टीआरपी आप देखोगे कि उनका #1 में वो दिखा रहा था वो अपने आप को। तो टीआरपी का मतलब होता है कि अगर वहाँ पे 1 सेकंड का भी एडवर्टीजमेंट मिलेगा ना, तो 1 सेकंड का हाई कहने का भी एडवर्टीजमेंट का उनको जो है ना 6,000, या फिर आप देखो कि 10-10 हज़ार मिल जाएंगे सिर्फ 1 सेकंड के लिए। तो एक एडवर्टीजमेंट आप देखते हो कि कितना देर तक का होता है, 2 मिनट का होता है, कुछ 5 मिनट का होता है, कुछ तो आपका 10 मिनट का भी एडवर्टीजमेंट होता है। जो कुछ न्यू एडवर्टीजमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा देर देर तक के भी होते हैं, 5 मिनट 6 मिनट के भी होते हैं। तो अगर उस तरीके का एडवर्टीजमेंट चलाया जाए उस चैनल पे जिसकी टीआरपी ज़्यादा है, तो समझिए कि उनको पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये होता है टीआरपी। टीआरपी जिस जिस भी चैनल का टीआरपी अच्छा है, उस चैनल पे एडवर्टीजमेंट वाले जो है अपने ऐड देते हैं, नहीं तो क्यों देंगे। और जो बेसिकली यहाँ पे चैनल वाले कमाते हैं वो एडवर्टीजमेंट से ही कमाते हैं, क्योंकि हम लोग को तो वो अपनी जो भी उनकी एपिसोड होती है वो हम लोग को फ्री में प्रोवाइड करते हैं ना, हम लोग चैनल देखने का पैसा नहीं देते। हम लोग बस डिश टीवी को जो है, या फिर जो भी आप लगाए हो टाटा स्काई वगैरह, उनको मंथली पे करते हो आप लोग सारे चैनल को देखने के लिए। पर्टिकुलर चैनल को देखने के लिए आप तो पे नहीं कर रहे हो, सारे चैनल को देखने के लिए आप लोग पे करते हो। तो इसलिए हम लोग जो पे करते हैं ना, वो चैनल को पे नहीं करते। चैनल को जो पैसा मिलता है, जैसे आपका रिपब्लिक भारत है, आज तक है, तो उसमें जितने एडवर्टीजमेंट दिखाए जाते हैं ना, उसके पैसे मिलते हैं। इसलिए आप हमेशा देखते हो कि हर एक सीरियल में जो है ना, आपका 10 मिनट में 15 मिनट में ब्रेक होता है, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट से ही सारे जो है सीरियल यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, वही चीज़ आप लोग इधर भी देखते हो, यूट्यूब में भी वही चीज़ें फंडा आ गई है कि हर एक जितना भी मैं यहाँ पे लेसन दे रही हूँ, 40 मिनट का हो 50 मिनट का हो, अगर आपने 40 मिनट 50 मिनट देखी तो उससे पैसे नहीं बनते हैं। पैसे किससे बनते हैं? एडवर्टीजमेंट से बनते हैं। और एडवर्टीजमेंट कैसे आता है? जो भी यहाँ पे वीडियोस मेरी अच्छी जैसे होता है, जैसे मैं अपलोड करूँ, ज़्यादा लोग देख लिए, उसकी रैंकिंग अच्छी हो जाती है, तो उस पे जो है एडवर्टीजमेंट ज़्यादा आता है। अब आप लोग मुझे बोलते हो कि एडवर्टीजमेंट कम किया कीजिए, किसी किसी वीडियो में एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होता है। बस मेरा एक काम है कि मोनेटाइजेशन ऑन कर देना होता है, मैं ऑन कर देती हूँ, ऑटोमेटिक वो सेट होता है। किसी किसी लोगों को एडवर्टीजमेंट दिखता भी नहीं होगा, सिर्फ स्टार्टिंग में तो दिखता ही होगा, लेकिन बीच में नहीं दिखता होगा। किसी किसी लोगों को हर एक 5 मिनट में 10 मिनट में भी दिखता होगा, जब आप लोग 5-6 दिन के बाद देखते होगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है कि जब अगर किसी भी वीडियो लेक्चर की, किसी भी लेक्चर की अगर रेटिंग अच्छी हो जाती है यूट्यूब के अकॉर्डिंग, तो उसमें एडवर्टीजमेंट आने लगता है। तो एडवर्टीजमेंट का यही फंडा होता है, एडवर्टीजमेंट से ही जो है मनी यहाँ पे बनता है। तो वही फंडा आपका यूट्यूब में भी आ चुका है, वही फंडा टेलीविज़न में भी आ चुका है। तो टीआरपी जो है यहाँ पे आप लोग देखो, जितना ज़्यादा पॉपुलर चैनल होगा, प्रोग्राम होगा, उतना ज़्यादा उसकी टीआरपी हाई होगी। और टीआरपी हाई होने का मतलब है कि उसमें एडवर्टीजमेंट ज़्यादा मिलेगा और उससे वो ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप देखो कि बैरोमीटर है, बैरोमीटर को यहाँ पे आप देखो कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया में इसको इंस्टॉल नहीं किया गया। इसको क्या किया गया, सिर्फ 45,000 जगह पे जो है, 45,000 घरों में जो है इसको आपका बैरोमीटर बार्क के द्वारा इसको इंस्टॉल कर दिया गया। और उसी के थ्रू वो जा के देखते थे कि अच्छा ठीक है, किस चैनल का कितना रेटिंग है, किस चैनल जो है, कौन से लोग किस चैनल को देख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में देख रहे हैं, ये चीज़ों को पता करने के लिए जो है सिर्फ 45,000 ही घरों में ये इंस्टॉल कराया गया बैरोमीटर। तो बार्क जो है वो वीकली टीआरपी रिजल्ट यहाँ पे हर एक थर्सडे को रिलीज़ करती है, और सारे टीवी चैनल को और सारे टीवी प्रोग्राम को, यानी कि टीवी चैनल जैसे कि आपका कलर्स हो गया, स्टार प्लस हो गया, रिपब्लिक भारत हो गया, आज तक हो गया, न्यूज़ इंडिया हो गया, तो ये चैनल हो गए, उसमें आने वाला प्रोग्राम, जैसे कि आप देखो कि बिग बॉस आता है, केबीसी आता है, कपिल शर्मा आते, तो उन सब का अपना अपना प्रोग्राम का भी यहाँ पे टीआरपी है कि कौन से प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं, कौन से प्रोग्राम ख़राब चल रहे हैं। तो इसको जो है यहाँ पे टीआरपी आपका हर एक थर्सडे को यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है। हर एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट हो चुका है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एक न्यू टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। टीआरपी के ऊपर आपने पहले इतना ज़्यादा डीप स्टडी नहीं किया होगा, ये पहली बार आप कर रहे होंगे, तो कुछ भी यहाँ पे पहली बार आता है इस तरीके का हाईलाइटेड टॉपिक, तो उस पर क्वेश्चन बनने की चांसेस ज़्यादा होती है। अब देखते हैं कि ये टेलीविज़न रेटिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फ़ायदा है। इससे आप समझ गए कि एडवर्टीजमेंट आता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रॉडकास्ट होता है, और एडवर्टीजमेंट एजेंसीज़ के लिए भी ये फ़ायदा होता है। कोई भी एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, जैसे कि आप डॉव की ले लो, पार्ले जी की ले लो, तो जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी होती है ना, वो भी ढूंढते हैं कि कौन सा अच्छा चैनल है, कौन सा अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम है, उसी में वो एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक उनकी एडवर्टीजमेंट पहुँच पाएगी, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक उनकी एडवर्टीजमेंट पहुँच पाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। तो ये फ़ायदा होता है, हर किसी को यहाँ पे फ़ायदा होता है, एडवर्टाइजर्स को भी फ़ायदा होता है, ब्रॉडकास्टर्स को भी फ़ायदा होता है, और एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ के लिए भी ये फ़ायदे होते हैं। टेलीविज़न रेटिंग अगर देखें तो ये प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, और ये जो है ना व्यूअर्स के लिए ये प्रोड्यूस भी करता है। बेटर रेटिंग मतलब कि ये प्रमोट कर रहा है प्रोग्राम को, और पुअर रेटिंग मतलब कि ये डिस्करेज कर रहा है। जिसकी रेटिंग अच्छी नहीं होती है उसको आप देखते हो कि उसको देखने में लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अब जैसे कोई मूवी आता है तो अगर वो सुपर डुपर हिट हो जाता है ना, तो जो लोग नहीं भी देखना चाहते वो चले जाते हैं थिएटर देखने के लिए। लेकिन अगर कोई मूवी बहुत अच्छी आ रही है, आपको लगता है कि हाँ ये मूवी बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर वो फ्लॉप हो जाते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा लोगों की मूड जो है वही ख़त्म हो जाता है कि ये फ्लॉप मूवी है, इसे नहीं देखने चाहेंगे, भले उसकी रिप्रेजेंटेशन कितनी अच्छी हो या फिर उसकी स्टोरी जितनी अच्छी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, लेकिन लोगों का मूड ख़राब हो जाता है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे टीवी में, ठीक है, टेलीविज़न में। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखो कि टीवी रेटिंग जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो फंड फ्लो है ना टेलीविज़न में, वो यहाँ पे टीवी रेटिंग के कारण होता है। जैसे रेटिंग है तो रेटिंग के कारण ही जो टीवी चैनल वाले होते हैं उनको पैसा मिलता है। पैसा हमारे थ्रू पैसे नहीं मिलते, हमारे थ्रू तो डिश टीवी या फिर टाटा स्काई उनको पैसे मिल रहे हैं, बट टीवी चैनल को किसके थ्रू पैसे मिल रहे हैं, तो टीआरपी के थ्रू पैसे मिल रहे हैं। लेकिन आज के डेट में इश्यूज़ निकल कर आया है। क्या है इशू ये है कि सैम्पल साइज़ यहाँ पे लिमिटेड है। जैसे आप देखो कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है प्लेटफॉर्म की, रीजन की, रूरल की, स्मॉल टाउन्स की, क्योंकि आप देखो कि टेलीविज़न देखने वाले आज के डेट में कितने लोग बच ही गए। मुझे तो लगता है यूथ तो थोड़े बाहर ही आ गए, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में ही आप सारी चीज़ें देख लेते हो, तो क्या ज़रूरत है टेलीविज़न देखने का। फिर भी कुछ लोग जो देखते हैं उनकी बातें किया जा रहा है। अर्बन एरिया में कितने लोग देखते हैं, अर्बन एरिया की जो है डिफरेंस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। रूरल एरिया में कुछ अलग चैनल देखते हैं, कुछ अलग लैंग्वेज देखते हैं, वो अपनी लैंग्वेज अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं, उसी में उनको समझ में आता है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन आपको जो है पूरी तरीके से नहीं देखने को मिलेगा, लिमिटेड है। साथ ही रेटिंग की भी यहाँ पर रेबिलिटी देखने को मिलता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी है, यानी कि आप देखो कि हर एक घर में ये बैरोमीटर नहीं लगा है, बैरोमीटर से 45,000 घर में लगा है। तो यहाँ पे और वो भी 45,000 कहाँ कहाँ किस किस घर में लगा है, इक्वल तो है नहीं। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जब इक्वल नहीं है तो पता कैसे चलेगा, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं। लैक ऑफ वैलिडेशन है, यानी कि ये जो रेटिंग है ना, ये आपका कोई वैलिडिटी टेस्ट को नहीं यहाँ पे बता रहा है, ये इंडिपेंडेंट ऑडिट भी नहीं है, और मेथडोलॉजी जो यहाँ पे आपका रेटिंग एजेंसीज के द्वारा ये जो अडॉप्ट किया जाता है, ये आपका इंडिपेंडेंट भी नहीं है। इट मीन्स कि कुछ तो वैलिडेशन होनी चाहिए ना, कुछ तो वैलिडिटी टेस्ट होनी चाहिए कि अगर किसी की यहाँ पे टीआरपी अगर चेक हो रही है, रेटिंग अगर चेक हो रही है, तो उसकी वैलिडिटी टाइम कब तक है, ये सारी कुछ तो होनी चाहिए ना। साथ ही लीकेज देखने को मिलता है, यानी कि आप देखो कि सबसे बड़ी बात क्या है कि 45,000 जो घर में ये लगाया गया है आपका बैरोमीटर, तो 45,000 में जो है अगर मान लीजिए टीवी चैनल को पता चल जाएगा कि किस घर में वो बैरोमीटर लगा है, मान लीजिए मेरे घर में बैरोमीटर लगा है, लेकिन अगर रिपब्लिक भारत को पता चल जाएगा तो वो मेरे पास आएंगे, मुझे कहेंगे कि आप जो है ना 24 घंटा उनके चैनल को ओपन करके, मैं एक टीवी को एक बंद कमरे में रख दूं, उनके चैनल बस चलते रहे 24 घंटा और डेली चलते रहे, वैसे ही चलते रहे, उनके लिए वो मुझे मनी दे। तो मैं क्या करूँगी कि ठीक है आपकी चैनल ऑन करके रख देती हूँ और आप मुझे मनी दो, वो मुझे पे करेंगे थोड़ा बहुत, और उनसे उनका जब चैनल चलेगा उसमें एडवर्टीजमेंट आएगी तो उनका जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और हमें जो है बहुत कम फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे भी काम किए जा रहे हैं कि टीवी चैनल्स के द्वारा ये पता किया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पे बैरोमीटर लगे, उनको वो जाकर जो है ना खरीद रहे हैं, और वहाँ पे रातों रात जो है वो चैनल उनका चलते जा रहा है। ये भी पता चला है कि जो रूरल एरिया के जो घर थे उसमें इंग्लिश में जो है चैनल चल रहे थे, रिपब्लिक भारत का इंग्लिश वर्जन भी है, तो इंग्लिश में चल रहे थे, और इंग्लिश का वहाँ पे ई भी लोगों को नहीं पता है कि ई भी क्या होता है, तो वैसे लोग इंग्लिश चैनल कैसे देखेंगे। तो इस तरीके से पता चला है कि रिपब्लिक भारत जो है गलत तरीके से अपनी टीआरपी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये लीकेज देखने को मिला। ओनरशिप इशू भी है, यानी कि बाइस्ड रेटिंग भी यहाँ पे दिखा सकता है। साथ ही इनएडिक्वेट कंपटीशन है, यहाँ पे बहुत कम, या फिर आप देखोगे कि रेटिंग सर्विस में ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। तो ये सारे कुछ इश्यूज़ है जो कि आज के डेट में टेलीविज़न रेटिंग में निकल कर आ रहा है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है
कि बार को यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टडी कंडक्ट कराना चाहिए, वो भी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ या फिर कोई और भी इंस्टीट्यूट के साथ, जो कि यहाँ पे एस्टिमेट करे, अप्रोप्रिएट यहाँ पे सैम्पल साइज दे और करेक्ट रिप्रेजेंटेशन दे व्यूअरशिप का, यानी कि जो देख रहे हैं उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ये पता करना चाहिए कि 24 घंटा तो कोई टीवी खोल के किसी के घर में नहीं रहता है, अगर 1-2 दिन रहे तो समझ में आता है, यानी कि 30 डेज़ जो होता है एक मंथ में, उसमें आपका सारे दिन जो है 24 घंटे अगर टीवी चल रहे, एक ही चैनल चल रहा है, तो फिर तो वो गड़बड़ वाली बात है। वहाँ पे जाकर देखना चाहिए, चेकआउट करना चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट को ये ज़रूरी है कि वो अपने जो टेलीविज़न रेटिंग का जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करे और रिपोर्ट करे ट्राई को, ठीक है, और ऑटोनोमस बॉडी को यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप करना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे लेकर आना चाहिए जो स्ट्रिक्ट हो, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। प्रॉपर सिस्टम आना चाहिए जो कि सिक्रेसी, जो यहाँ पे सैम्पल पैनल जो होम है जहाँ पे आपका बैरोमीटर लगाया जा रहा है, उसको सीक्रेट रखना है, उसको ओपन नहीं करना है, टीवी चैनल्स को पता नहीं चलना चाहिए, कुछ इस तरीके का काम करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे ज़रूरी है कि कंपटीशन को प्रमोट करें। जब टेलीविज़न रेटिंग सर्विस में कंपटीशन को प्रमोट करेंगे ना, तभी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी निकल कर आएगा, न्यूट्रलिटी निकल कर आएगी और फेयरनेस होगा, यानी कि एकदम फेयर आपका जो है टीवी रेटिंग निकल कर आएगा। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो टीवी, आई होप कि आप लोग यहाँ पे टीआरपी को समझ गए होंगे, टेलीविज़न रेटिंग क्या है। यहाँ पे किसी भी चैनल के बारे में नहीं बताया जा रहा, लेकिन मैं आपको क्या न्यूज़ था उसके साथ मैं बता रही हूँ आपको, और कुछ जो पता चला है कि कैसे रिपब्लिक भारत जो है वो अपनी टीआरपी को चीट कर रहे हैं, कैसे बढ़ा रहे हैं, वो भी मैं स्टोरी आपको बताई कि कैसे पता चल रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है ये भी आप समझ गए होंगे, और इश्यूज़ क्या क्या है ये भी आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं, ये हमारा पॉलिटी यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, हमारे साथ और भी कंटिन्यू होना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे पार्ट यहाँ पे इनिशिएटिव चला जाते हैं, चाहे आप आंसर राइटिंग में आ सको, चाहे आप जो है एथिक्स की क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो, या फिर आप हमारे साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहो, यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहो, तो बेशक आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो और इसे सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का पार्ट बन सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।